अफ्रीका में गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला, गुजरात के व्यापारी और दक्षिण अफ्रीका में एक कंपनी के मालिक के साथ कानूनी काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारतीय समुदाय के लोग गन्ने के खेतों, व्यापारियों, क्लर्कों के लिए काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति अच्छी नहीं थी और उन लोगों की समस्याएं निम्नलिखित थी। नागरिक अधिकारों से संबंधित नस्लीय भेदभाव, व्यापार की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, पहली और दूसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों से यात्रा करने पर प्रतिबंध, होटल और रेस्तरां में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध आदि। गिरमिटिया मजदूरों को अर्धदास के रूप में माना जाता था और उन्हें पोल टैक्स के रूप में 3 पाउंड का भुगतान करना पड़ता था। ये मजदूर अशिक्षित थे, बहुत कम अंग्रेजी जानते थे और नस्लीय भेदभाव को अपने दैनिक जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर चुके थे। भारतीयों को कुली मजदूर के नाम से पुकारा जाता था। इन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया था। फुटपाथ का उपयोग करने तक की अनुमति नहीं थी और ये लोग केवल एक निर्धारित स्थान पर रहने के लिए मजबूर थे। गांधी जी के अनुभव। जब गांधी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था, लेकिन वैन डिब्बे में शिफ्ट करने के लिए कहा गया और प्रतिरोध करने पर गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर होटल में केवल श्वेत व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कारण उन्हें एक कमरा तक नहीं मिला। संघर्ष की शुरुआत। प्रिटोरिया पहुंचने पर गांधी ने भारतीयों की एक बैठक बुलाई और उन्हें अंग्रेजी सीखने, खुद को व्यवस्थित करने और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ से संघर्ष की शुरुआत होती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता 1893 से 1914। पहला चरण 1894 से 1906 उदारवादी चरण। विधेयक के अनुसार इस विधेयक के द्वारा नेटाल प्रांत में संसदीय चुनावों के लिए भारतीयों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। गांधी जी की प्रतिक्रिया। नेटाल इंडियन संगठन का गठन 1893। यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी का पहला प्रयास था, जहां उन्होंने राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट किया। इसे दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी संघर्ष के एक उदारवादी चरण की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद, लंदन में उपनिवेश सचिव और दक्षिण अफ्रीकी विधानसभा को याचिकाएं और प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को भी एकजुट किया और ब्रिटेन के साथ साथ भारत में रहने वाले भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने की भी कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और गांधी ने फिर से 10,000 भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका औपनिवेशिक सचिव को भेजी। लेकिन 1894 में एक संशोधित रूप में ही विधेयक को पारित कराने में नेटाल सरकार सफल रही। गांधी ने लेखन के माध्यम से नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। जब गांधी दक्षिण भारत की एक छोटी सी यात्रा के बाद दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें लगभग 4,000 यूरोपीय लोगों की भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। डच मूल के दक्षिण अफ्रीकी बोर ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे थे। हालांकि दोनों ही समूह ने भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी गांधी वे ब्रिटिश सैनिकों के इलाज के लिए नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स के माध्यम से स्ट्रेचर ले जाने वाले समूह को भेजा। अंग्रेजों ने युद्ध जीता और अंग्रेजी अखबारों ने गांधी के इस काम की प्रशंसा भी की।
गांधी 1901 में भारत आए और दिनशा वाचा की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भाग लिया। यह कांग्रेस के साथ गांधी का पहला संपर्क था। यहाँ तक कि वह दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रस्ताव भी पारित कराने में सफल रहे। जैसे ही उन्होंने भारत में रुकने का निर्णय लिया, दक्षिण अफ्रीका से एक तार आया और वह वापस चले गए। गांधी जी 1902 में वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। उन्होंने 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। यह गांधी जी के संघर्ष का मुखपत्र था। यह पत्रिका साप्ताहिक तौर पर अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित होती थी। संपादक मनसुख लाल नजर। गांधी जी जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे फीनिक्स के पास स्थानांतरित हो गए। गांधी जी ने वहां एक फार्म की स्थापना की और साधारण जीवन जीना शुरू किया। फिनिक्स के निवासी बाद में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख सहयोगी बने थे। द्वितीय चरण 1906 से 14 सविनय अवज्ञा सत्याग्रह चरण। गांधी जी की ब्रिटिश न्याय में गहरी आस्था थी, किंतु ट्रांसवाल सरकार के कार्य ने भारतीयों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। एशियाई पंजीकरण विधेयक 1906। ट्रांसवाल नेटाल के पास एक प्रांत की सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसमें निम्नलिखित अपमानजनक बिंदु थे। भारतीयों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। जो कोई भी दी गई अवधि के भीतर पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो वह स्वयं दोषी और दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीयों को किसी भी समय पंजीकरण प्रमाण पत्र को पेश करने के लिए कहा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को भारतीय के घर में प्रवेश करने और पंजीकरण पत्रों की जांच करने की अनुमति दी गई थी। गांधी जी का विरोध। जब बिल पास हो गया तो गांधी जी प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड गए और इस बिल को रोकने की अपील की, किंतु फिर असफल रहे। निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन। गांधी ने परमिट कार्यालयों का बहिष्कार करने के लिए भारतीयों को एकजुट करने के उद्देश्य से इस संघ की स्थापना की। गांधी जी ने पहली बार इस विधेयक के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी का बहिष्कार सफल रहा और सरकार भारतीयों का पंजीकरण कराने में विफल रही। जब पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त हो गई तो गांधी जी सहित सभी भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने कानूनी तरीकों का त्याग कर अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। मीन डब्ल्यू गांधी ने सत्याग्रह में शामिल परिवारों को घर देने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। यहाँ लोग साधारण सामुदायिक जीवन जीते थे। इस गांधी आश्रम को लोगों और संघों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जैसे कि हरमन कालेनबाख, गांधी के जर्मन दोस्त सर रतन टाटा, हैदराबाद के निजाम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1911 से 12 के दौरान किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर भारतीयों और सरकार के बीच एक समझौता हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गोपाल कृष्ण गोखले से भी वादा किया था, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का दौरा एक राज्य अतिथि के रूप में किया था, कि भारतीयों के खिलाफ सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। जब सरकार अपने वादे से पीछे हटी तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। एशियाई पंजीकरण अधिनियम। आव्रजन कानून। चुनाव कर यह कर सभी गिरमिटिया मजदूरों पर 3 पाउंड लगाया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव का महत्व। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अर्जित अनुभवों का उनके विचारों, जीवन, राजनीतिक और नैतिक विचारों पर व्यापक प्रभाव हुआ। गांधी जनता की क्षमता और उनके बलिदान की क्षमता में विश्वास विकसित करने में सक्षम थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने आयोजक और दान संग्रह की क्षमताओं को सीखा।
उन्होंने आंदोलन में पत्रकार की भूमिका भी निभाई। यहाँ गांधी ने भारतीय समाज के विविध वर्गों को एकजुट करना सीखा, हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मजदूर, व्यापारी, महिला आदि। गांधी ने एक नेतृत्व कौशल सीखा जिसमें दुश्मन के साथ साथ कभी कभी अनुयायियों के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने संघर्ष के लिए नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया और उन्होंने उन्हें पूरा भी किया। इन तकनीकों ने बाद में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई। विधिया, सत्याग्रह, अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के काम और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। जबकि तिलक, लाला लाजपत राय का नेतृत्व ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित था, गांधी भारतीय लोगों के एक नेता के रूप में उभरे, जिसने गांधी को भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड में गांधी जी। भारत जाने से पहले गांधी लंदन गए और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध घोषित हो चुका था। गांधी और इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों के बीच एक बैठक में गांधी ने उनसे आग्रह किया कि वे इस संकट की घड़ी में ब्रिटेन की मदद करें। गांधी ने युद्ध में एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1915 में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित करके गांधी को धन्यवाद दिया। गांधी जी का भारत आगमन। पृष्ठभूमि। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 46 साल की उम्र में भारत पहुंचे। भारत में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। हालांकि गोखले चाहते थे कि गांधी भारत सेवक संघ में शामिल हों और परंतु कुछ सदस्यों के प्रतिरोध के कारण वे शामिल नहीं हो सके। गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि अभी कोई भी राजनीतिक कदम न उठाए और पहले 1 साल तक देश का दौरा करें। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा कुंभ मेला हरिद्वार में भी दौरा किया था। गांधी जी होम रूल लीग में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को कोई तकलीफ ना हो। भारत में गांधी जी का राजनीति में प्रवेश। व्यवहार और चरित्र। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के प्रवेश ने उनके आदर्शों और विधियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण की शुरुआत की। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन ने सच्ची जन भावना का आधार ग्रहण किया। राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश में फैला। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। यह संघर्ष के शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों पर आधारित था। राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक सुधारों के साथ साथ निचले वर्गों का उत्थान और अस्पृश्यता का उन्मूलन का उद्देश्य भी शामिल था। राष्ट्रीय आंदोलन ने आर्थिक आयामों का भी प्रदर्शन किया। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों के विकास, करों का भुगतान न करने और इसी तरह के अन्य उपायों के माध्यम से गांव के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। मांगे। 1920 में गांधी जी द्वारा पहली बार स्वराज की मांग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। उन्होंने कहा कि स्वराज का अर्थ है या तो ब्रिटिश सरकार के साथ रहकर शासन करना या ब्रिटिश शासन से बाहर रहकर शासन करना। भू राजस्व और सैन्य खर्च में कमी करना। नमक कर जैसे करों में कमी, विधायी परिषदों का सशक्तिकरण, शक्ति का भारतीय हाथों में और अधिक स्थानांतरण और नागरिक स्वतंत्रता के दायरे को व्यापक बनाना। तरीके। विरोध की संवैधानिक पद्धति की प्रभावकारिता में कमी आई। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का संविधान बदल दिया गया और गांधी जी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन शांतिपूर्ण और कानूनी माध्यमों से यानी सत्याग्रह के माध्यम से किया जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं की लोकप्रियता को बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भूख और औद्योगिक हड़ताल। शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों का विरोध करना।
गांधी जी के विचार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आकलन। उपलब्धियां, कमियां। राष्ट्रीय आंदोलन में कई महत्वपूर्ण वर्गों की भागीदारी के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार में वृद्धि हुई। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के विकास को रोकने में विफल। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, मजदूरों, ग्रामीण जनता और महिलाओं की भूमिका। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में असफल रहे। कुटीर उद्योगों आदि के विकास जैसे उपायों के माध्यम से ग्रामीण बटा ग्राम पुनर्निर्माण कार्यक्रम। 1947 में भारत का विभाजन। भारत के सुदूर क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार। गांधी जी के विचारों के साथ सुभाष चंद्र बोस की असमर्थता। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति। गांधी जी की पहली राजनीतिक सक्रियता। चंपारण सत्याग्रह, बिहार, 1917। यह गांधी जी का भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला संघर्ष था। इसे गांधीवादी आंदोलन के चरण में पहले सविनय अवज्ञा के रूप में भी जाना जाता है। चंपारण जिला। यह स्थायी बंदोबस्त क्षेत्र का हिस्सा था जिसमें अमीर और प्रभावशाली जमींदारों के अधीन बड़ी जमींदारी संपदा होती थी। अधिकांश गांवों को जमींदारों द्वारा काश्तकारों को पट्टे पर दिया गया था, जिनमें से सबसे प्रभावशाली यूरोपीय नील के बागानों के मालिक थे। हालांकि बागान अस्थायी समय अवधि तक प्राप्त थी, उन्होंने न केवल किसानों से किराया लिया बल्कि इसके लिए नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार का भी इस्तेमाल किया। मुद्दा क्या था? उत्तरी बिहार के तिरहुत मंडल में स्थित चंपारण के किसान नील की खेती करवाने वाले यूरोपीय बागान मालिकों और उनके 3 कठिया प्रणाली के कारण परेशान थे। 3 कठिया प्रणाली। एक प्रणाली जिसमें भारतीय जमींदार काश्तकारों को जबरन अनुबंध के तहत खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी थी। काश्तकारों को नील को एक निश्चित और आमतौर पर कम आर्थिक मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। जर्मन में सस्ते कृत्रिम रंगों के उत्पादन के बाद भारत में नील की उत्पादन में कमी आई। यूरोपीय बागान मालिकों ने किराए में वृद्धि के कारण नुकसानों के बोझ को किराएदारों से वसूलने की कोशिश की। गांधी की भूमिका। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी को किसानों की मदद के लिए चंपारण लाए थे। जब बिहार सरकार को गांधी जी के आगमन का पता चला तो उन्होंने उनको वापस लौटने का आदेश दिया। गांधी जी ने लौटने से मना कर दिया। यह गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी ने इनकी मदद से अपनी जांच शुरू की। बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, मजहर उल हक और जे.बी. कृपलानी। परिणाम: 3 कठिया प्रणाली और अवैध अडिगों को समाप्त कर दिया गया। अवैध बकाये के मुआवजे के रूप में 25% छूट। बागान मालिकों ने इलाका छोड़ दिया। गांधी ने सविनय अवज्ञा की पहली लड़ाई जीती। उन्होंने अपने नेतृत्व में आगामी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों को साथ लाने का एक आधार तैयार किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल, गुजरात, 1918। गांधी द्वारा पहली भूख हड़ताल। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था। मुद्दा क्या था? 1917 में प्लेग के प्रकोप के बाद मजदूरों की कमी के कारण अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों को 75% नियमित मजदूरी के रूप में प्लेग बोनस का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि महामारी की समाप्ति के बाद इस बोनस को बंद कर दिया गया, जिसके कारण श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच संघर्ष हुआ। मिल मालिक मजदूरी में 25% बढ़ोतरी का भुगतान करने के लिए तैयार थे, लेकिन कर्मचारी 50% बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांधी जी की भूमिका। यहाँ गांधी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने यहाँ मजदूरों का साथ दिया।
गांधी ने एक विस्तृत अध्ययन के बाद श्रमिकों से 35% वेतन वृद्धि की मांग करने की सिफारिश की। गांधी ने मजदूरों को संगठित किया और मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने कर्मचारियों से अपने काम को फिर से शुरू न करने का आग्रह किया जब तक कि 35% बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस संघर्ष में गांधी की सहायता अनसुया साराभाई ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण कीमतों में वृद्धि हो गई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि उद्योगपति वर्ग आहत हो। उन्होंने अंबालाल साराभाई को मनाने की बहुत कोशिश की जो उनके दोस्त थे, लेकिन असफल रहे। बाद में गांधी अपनी पहली भूख हड़ताल पर चले गए। अंत में मिल मालिकों ने मजदूरी में 35% की वृद्धि को स्वीकार किया। यहाँ से गांधी ने उस श्रमिक वर्ग के बीच भी लोकप्रियता हासिल की जो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात 1918। गांधीवादी चरण का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुद्दा क्या था? गुजरात के खेड़ा के किसानों ने युद्ध के दौरान कीमतों में हुई वृद्धि के बाद खरीफ फसलों के विनाश का भी सामना किया था। राजस्व के लिए जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। संबंधित प्राधिकारी छूट के पक्ष में नहीं था। गांधी जी का हस्तक्षेप। गांधी, जो तब गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने किसानों के मुद्दों का समर्थन किया और कहा कि राजस्व न देना किसानों का कानूनी अधिकार था। 22 मार्च 1918 को गांधी ने नडियाद में एक बैठक आयोजित की और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। गांधी ने किसानों को भूमि राजस्व का भुगतान न करने के लिए राजी किया। एक महीने के भीतर 2000 से अधिक किसान भूमि राजस्व का भुगतान न करने की शपथ के साथ सत्याग्रह में शामिल हुए। अन्य नेतृत्वकर्ता इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और अनसुया साराभाई। अंत में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में यह जानकारी दी गई कि राजस्व केवल उन लोगों से वसूला जाएगा जिनके पास भुगतान करने की क्षमता थी। जो कोई अमीर किसान नहीं है वह राजस्व का भुगतान नहीं करें। रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह 1919। रॉलेट एक्ट 1919-1917 में सरकार ने देश में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उनका दमन करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। वारंट प्रतिबंधों की निरंतरता। अधिनियम ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में बिना कोई मुकदमा चलाए सरकार को उसे दोषी ठहराने के लिए अधिकृत किया। इस तरह सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अधिकार को निलंबित कर दिया। बिना जांच के 2 साल तक नजरबंद किया जा सकता था। न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी। रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह। ऑन 24 फरवरी 1919 24 फरवरी 1919 को गांधी ने बॉम्बे में रॉलेट बिल के विरोध में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। आंदोलन का समर्थन किसने किया? एनी बेसेंट की होम रूल लीग, जिसमें निम्न नेता शामिल थे: जमनादास द्वारकादास, शंकरलाल बनर्जी, उमर सोभानी। प्रथम विश्व युद्ध में खिलाफत और तुर्की की हार के मुद्दे पर अब्दुल बारी और डॉ.एम.ए. अंसारी जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी समर्थन किया। आंदोलन के विरोध में कौन थे? नरमपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे आगामी संवैधानिक सुधारों में बाधा आ सकती है। ऐसे कुछ व्यक्तियों में शामिल थे: दिनशा वाचा, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री। एनी बेसेंट ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि विरोध करने के लिए रॉलेट अधिनियम में कुछ भी नहीं है। बीजी तिलक के अनुयायी एन.सी. केलकर और जी.एस. खापर्डे ने भी सत्याग्रह का विरोध किया। मजबूत विरोध के बावजूद
रॉलेट बिल पारित किया गया और 21 मार्च 1919 को एक अधिनियम बन गया। हड़ताल की घोषणा। रॉलेट एक्ट के जवाब में गांधी ने अपने सत्याग्रह की आधिकारिक रूप से शुरुआत की और देशवासियों से एक दिन का काम छोड़कर और उपवास रखकर इसमें शामिल होने का आग्रह किया। रॉलेट सत्याग्रह पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन था जिसे गांधी ने बुलाया था। हड़ताल का दिन शुरू में 30 मार्च के लिए तय किया गया था, लेकिन बाद में 6 अप्रैल को स्थानांतरित कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को आयोजित किया गया, जबकि सभी प्रमुख शहरों में 6 अप्रैल को। गांधी ने सत्याग्रहियों से आग्रह किया कि वे प्रतिबंधित पुस्तकों और साहित्य सहित कानून की अवज्ञा करें। 8 अप्रैल को गांधी ने दिल्ली और पंजाब में सत्याग्रह के प्रसार और प्रचार के लिए बॉम्बे छोड़ दिया। लेकिन गांधी को दिल्ली के पास पलवल में एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया और वापस बॉम्बे ले जाया गया। गांधी की गिरफ्तारी की खबर के बाद कई जगहों पर हिंसा फैल गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 1919 को कांग्रेस के 2 नेताओं को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इस एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी गांधी जी की गिरफ्तारी के समय ही हुई, जिससे पंजाब में स्थिति और खराब हो गई। शहर को जनरल माइकल ओडॉयर को सौंप दिया गया, जिसने सार्वजनिक बैठकों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गिरफ्तारियों के विरोध में जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। उनमें से कई को इकट्ठा होने पे लगे वाले प्रतिबंधों के बारे में जानकारी नहीं थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने भीड़ के शांतिपूर्ण विरोध पर गोरखा सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। आधिकारिक अनुमान के अनुसार लगभग 379 की मृत्यु हो गई, लेकिन संख्या बहुत अधिक थी। क्रूरता अभी तक बंद नहीं हुई थी। पंजाब को मार्शल लॉ के तहत रखा गया था और गिरफ्तारी, यातना आदि द्वारा दमन के कृत्य को और तेज कर दिया गया था। हिंसा के इन कामों ने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी ने व्यापक हिंसा के कारण सत्याग्रह आंदोलन को बंद कर दिया। उन्होंने इससे बड़ी भूल मानते हुए हिमालयन ब्लंडर का नाम दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग नियुक्त किया। रॉलेट सत्याग्रह का मूल्यांकन। अचीवमेंट्स, लिमिटेशंस। गांधी ने पहली बार सत्याग्रह की अवधारणा को पूरे देश में चलाया और फैलाया था। यह खेड़ा या चंपारण जैसे एक चयनित स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इसमें कई कमजोरियों और संगठनात्मक कमियां थीं। बड़े पैमाने पर भागीदारी ने गांधी जी की प्रभावकारिता में लोगों के विश्वास को दिखाया। गांधी जी आंदोलन की गांधीवादी शैली के लिए लोगों की प्रभावशीलता और तत्परता को समझने में विफल रहे। इसलिए गांधी के शांतिपूर्ण उद्घोषणा के बावजूद विभिन्न हिंसा गतिविधियां हुईं। इसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनता को तैयार करने में मदद की। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में बहुत सीमित भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांधी को मुस्लिम नेताओं का समर्थन भी मिला था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एनी बेसेंट जैसे नरमपंथी नेताओं ने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। होम रूल लीग के नेताओं के कुछ वर्गों ने भी सत्याग्रह का समर्थन किया। हालांकि मुस्लिम नेताओं ने समर्थन किया, लेकिन खिलाफत के अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से। आम जनता का पहली बार संघर्ष की गांधी शैली के विचारों से सामना हुआ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। परिस्थितियां। असहयोग आंदोलन भारत का पहला महान जन आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के नेतृत्व वाले समूह का सहयोगी था। युद्ध की समाप्ति के बाद
मित्र राष्ट्रों ने तुर्की पर सेवर्स की संधि लागू की, जिसका उद्देश्य तुर्क साम्राज्य के विखंडन से था। चूंकि तुर्की के खलीफा दुनिया भर में मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे, इसलिए मुसलमानों ने सेवर्स की संधि की निंदा की। संधि के विरोध को भारत में भी साथ मिला। भारतीय मुसलमान आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। उनकी मांगे थी, खलीफा की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए, मुस्लिम पवित्र स्थान पर खलीफा के नियंत्रण को वापस दिया जाना चाहिए, खलीफा को शासन करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए। खिलाफत समिति का गठन 1919 खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ था और इसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1920 यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां मुस्लिम नेताओं ने असहयोग का आह्वान किया था। गांधी भी खिलाफत आंदोलन के प्रति आकर्षित थे और उनका मानना था कि खिलाफत का कारण स्थायी आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। अप्रैल 1920 में गांधी को खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फरवरी 1920 में उन्होंने खिलाफत सदस्यों को असहयोग आंदोलन शुरू करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत समिति ने इलाहाबाद में मुलाकात की और गांधी की सलाह को स्वीकार किया। यहाँ गांधी ने असहयोग का कार्यक्रम घोषित किया, जैसे कि सभी सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उपाधियों का बहिष्कार और कर का भुगतान न करना। 1 अगस्त 1920 को गांधी के नेतृत्व में खिलाफत मंच से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन की शुरुआत। प्रारंभ में कांग्रेस के लगभग सभी पुराने नेता आंदोलन में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक धार्मिक कारण से किसी भी हिंदू मुस्लिम गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और उनका कहना था कि आंदोलन का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। इस बीच 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। इस वजह से आंदोलन में शोक की लहर छा गई। कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। सितंबर 1920 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग को स्वीकार किया। इस तरह 4 सितंबर 1920 को स्वराज, पंजाब मुद्दा और खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। समर्थक: मोतीलाल नेहरू, जितेंद्र बसु, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, डॉ अंसारी, याकूब हसन। विरोधी: CR दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। निम्न कार्यक्रम को मंजूरी दी। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, मध्यस्थता अदालत, परिषद आदि का बहिष्कार, खादी, राष्ट्रीय स्कूलों आदि को प्रोत्साहित करना। तदनुसार 1920 के परिषद चुनावों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों द्वारा बहिष्कार किया गया था, जो 1919 के अधिनियम के अनुसार आयोजित किए गए थे। 1920 का कांग्रेस सत्र, नागपुर। अध्यक्ष C विजयराघवाचारी। गांधी का विरोध दूर हो गया और यहाँ तक कि CR दास जैसे आलोचकों ने भी गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन में अहिंसक तरीके को स्वीकार किया। कांग्रेस कमेटियों का गठन, मोहल्ला और गांव स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक की समितियां, 350 सदस्यों की अखिल भारतीय समिति का गठन, मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करने के लिए 15 सदस्यों की एक कार्य समिति का गठन। असहयोग के विस्तृत पहलुओं को तैयार किया गया था, जिसमें विनाशकारी और रचनात्मक पहलू शामिल थे।
आधुनिक और लोकतांत्रिक तर्ज पर पार्टी के पुनर्गठन के साथ कांग्रेस पार्टी का एक नया संविधान अपनाया गया। कांग्रेस समिति का लक्ष्य शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। यहाँ गांधी ने कहा कि यदि संभव हो तो सरकार के साथ रहकर शासन करना या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। उन्होंने 1 वर्ष में स्वराज का नारा भी दिया। इस समय तक कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और जी.एस. खापर्डे आदि। असहयोग आंदोलन का चरण। पहला चरण जनवरी से मार्च 1921। मुख्य जोर स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार और चरखे को बढ़ावा देना। छात्रों की भूमिका। बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थान का बहिष्कार। लगभग 90,000 छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। C.R. दास ने बंगाल में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पंजाब लाला लाजपत राय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कानून न्यायालयों का बहिष्कार उतना सफल नहीं रहा क्योंकि कई प्रमुख वकीलों ने फिर से कोर्ट में अभ्यास किया, जैसे देशबंधु C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, अरुणा आसफ अली, M.R. जयकार। दूसरा चरण अप्रैल से जून 1921। मुख्य ध्यान अगस्त 1921 तक बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज फंड हेतु 1 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया और सफल रहे। कांग्रेस में 1 करोड़ सदस्यों का नामांकन करवाया और 20 लाख चरखों की स्थापना की। तिलक फंड में कई लोगों ने योगदान दिया। तीसरा चरण जुलाई 1921 के बाद मुख्य जोर दिया गया, जैसे विदेशी कपड़े का बहिष्कार, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार, चरखा और खादी का प्रचार और जेल भरो आंदोलन। स्वयंसेवकों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाया तथा शराब की दुकानों आदि का बहिष्कार किया। खादी का प्रचार बहुत सफल रहा और यह राष्ट्रीय आंदोलन की वर्दी बन गया। जब मदुरै के एक छात्र ने गांधी से शिकायत की कि खादी खरीदना महंगा है, तो उन्होंने कम कपड़े पहनने का सुझाव दिया। तदनुसार उन्होंने अपनी धोती और कुर्ता छोड़ दिया और केवल एक लंगोट पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने गांधी जी को एक उपनाम दिया, आधा नंगा फकीर। जुलाई 1921 खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया और मुसलमानों से ब्रिटिश भारतीय सेना छोड़ने का आग्रह किया। जवाब में अली ब्रदर्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि गांधी ने एक घोषणा पत्र जारी किया और भारतीयों को अपने सभी रूपों में ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करने के लिए कहा। नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के विरोध में पूरे भारत में हड़ताल की गई। गांधी ने एल्फिंस्टोन मिल में विदेशी कपड़े की होली जलाई, जिसका मालिक राष्ट्रवादी उमर सोभानी था। गांधी का समर्थन करने वाली भीड़ और पुलिस के मध्य टकराव के बाद दंगे भड़क गए। कांग्रेस स्वयंसेवी संघ ने एक समानांतर पुलिस के रूप में काम करना शुरू किया। मेथड्स, प्रोग्राम्स, तरीके और कार्यक्रम। सहभागिता की सीमा। हसरत मोहनी सी, विजयर गवाचारी। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट। क्षेत्र, कार्य या योगदान। उत्तर प्रदेश। किसान आंदोलन का असहयोग आंदोलन के साथ विलय हो गया। किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में दंगों और हिंसा के तरीकों का पालन किया। मदारी पासी के मार्गदर्शन में किसानों का इका आंदोलन शुरू हुआ। बिहार। सरकारी जमीन पर मवेशियों को चराने का अधिकार, पवित्र धागा पहनने के अधिकार आदि जैसे कई मुद्दे असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए। विद्रोह के प्रमुख केंद्र चंपारण, सारण और पूर्णिया। असम। इधर असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर अपने निजी कारण से आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने उच्च वेतन और काम की बेहतर स्थितियों के लिए गांधी जी की जय के नारे लगाए। राजस्थान। यहाँ किसानों ने उपकर और बेगारी के खिलाफ विद्रोह किया।
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ और भील आंदोलन में बिजोलिया आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन के कारण गति मिली। ओडिशा कनिका राज के किराएदारों ने अबवाबों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अबवाब गृह कर, सिंचाई कर आदि अर्थात मूल आवश्यकताओं पर लगाए जाने वाले कर या उपकर। आंध्र आदिवासियों और किसानों के मुद्दों ने असहयोग आंदोलन को गति प्रदान की। विरोध वन कानून के खिलाफ। वे वन कानूनों को तोड़ने के लिए अपने मवेशियों को जंगलों में भेजते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन में किसानों और आदिवासियों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र इस प्रांत में यह प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी क्योंकि तिलक के अनुयायियों में बहुत अधिक उत्साह नहीं था। मालेगांव नासिक में कुछ स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। कर्नाटक और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में कम भागीदारी देखी गई। बंगाल गांधीवादी तरीके बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी के प्रयास की सराहना की, लेकिन चरखे के प्रचार के प्रति अनिच्छुक रहे। इसने ग्रामीण और शहरी जनता के बीच राजनीतिक जागृति पैदा की। सरकार की प्रतिक्रिया। मई 1921 ब्रिटिश भारत सरकार ने गांधी रीडिंग वार्ता के माध्यम से गांधी और खिलाफत के नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। इस बैठक में वायसराय रीडिंग ने गांधी को मनाने और खुश करने की कोशिश की ताकि वह अली ब्रदर्स को हिंसा के लिए घोषित अपने भाषणों को रोकने के लिए कह सकें। लेकिन यह वार्ता विफल रही। दिसंबर 1921 तक सरकार ने अपना रुख बदल दिया और गंभीर दमन तरीकों को शुरू कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवकों को गैरकानूनी घोषित किया गया। सार्वजनिक बैठकें और जुलूस प्रतिबंधित किए गए। कई स्थानों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कार्यालय, कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवकों को गैरकानूनी घोषित किया। सार्वजनिक जुलूस को प्रतिबंधित किया गया। डेवलपमेंट ऑफ एनसीएम अप टू चौरी चौरा। द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922। गोरखपुर यूपी के जिले में चौरी चौरा कांड। पुलिस ने बल प्रयोग करके कांग्रेस और खिलाफत के कार्यकर्ताओं के जुलूस को रोकने की कोशिश की और इस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदले में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं और पूरे जुलूस ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। जब पुलिस थाने के अंदर गई तो स्टेशन में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी को गहरा आघात लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और बारडोली में सविनय अवज्ञा को रोक दिया। कांग्रेस कार्य समिति 12 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना की निंदा की और बारडोली संकल्प के रूप में जाना जाने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। गांधी को गिरफ्तार किया गया और 6 साल की कैद के साथ यरवदा जेल पूना भेज दिया गया। खिलाफत आंदोलन का अंत नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और 1924 में खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन की वापसी के प्रति नेताओं की प्रतिक्रिया। सुभाष चंद्र बोस अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, में इसे राष्ट्रीय आपदा कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इस पे विस्मय और विवशता व्यक्त की। CR दास ने इसकी वापसी पर ने नाराजगी जताई। असेसमेंट। वापस लेने के कारण सीमाएं। महत्व उपलब्धियां। चौरी चौरा के आंदोलन ने साबित कर दिया कि लोगों को अहिंसा का पाठ अच्छे से नहीं समझाया गया था। असहयोग आंदोलन भारत का पहला महान जन आंदोलन था।
इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी गई और इस वजह से इसने एक सच्चे जन आंदोलन का चरित्र ग्रहण किया। आंदोलन को जमींदारों के खिलाफ एक वर्गीय आंदोलन के रूप में बदल दिया गया था और जन आंदोलन की प्रभावकारिता धीरे धीरे घट रही थी। किसानों और मजदूर वर्ग की भागीदारी के कारण असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को बढ़ाया। गांधी के द्वारा अहिंसा के अनुरोध के बावजूद हिंसा की घटना कई स्थानों पर हुई जो गांधीवादी संघर्ष के लिए स्वीकार्य नहीं थे। असहयोग आंदोलन ने गांधीवादी रूप की प्रभावकारिता को साबित किया। इस वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए। गांधी ने समझा कि यदि हिंसा के कारण आंदोलन सरकार द्वारा दबाया जाता है और यदि दमन हुआ तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए जनता का विश्वास जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। यह पहला अखिल भारतीय आंदोलन था क्योंकि भारत के सभी हिस्सों दक्षिण से उत्तरी भारत तक में आंदोलन आयोजित किए गए थे। 1921 के अंत तक गांधी ने भी महसूस किया कि लोग आंदोलन में अपना विश्वास खो रहे हैं, जैसे छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में वापस जाना शुरू कर दिया, वकीलों ने अदालतों में वापस जाना आदि। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की लोकप्रियता को उजागर किया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की भूमिका ने राष्ट्रीय कांग्रेस समिति को सभी वर्गों के बीच लोकप्रिय बना दिया। आंदोलन ने भारतीय लोगों के मन से ब्रिटिश शासन के डर को दूर कर दिया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की। इस आंदोलन ने भविष्य में एक जन आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस आंदोलन ने भारत के सुदूर हिस्सों के बीच राष्ट्रवादी भावना का प्रवेश किया। अन्य तथ्य: चार्ल्स एंड्रूज 1871 से 1940। वह एक ईसाई पुजारी और गांधी के करीबी दोस्त थे। उन्होंने 1915 में भारत लौटने के लिए गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारत में एक ईसाई मिशनरी और शिक्षक थे। अपने प्रेरक तरीकों, बुद्धि और नैतिक दृढ़ता की गहरी भावना के लिए जाने जाते हैं। उन्हें वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने और भारतीय समुदाय को सरकार के साथ अपने राजनीतिक विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा था। गांधी जी और स्टीफन कॉलेज दिल्ली के उनके छात्रों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उनका नाम दीनबंधु, गरीबों का दोस्त रखा। सैफुद्दीन किचलू 1888 से 1963। वह एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार और वकील थे। नौजवान भारत सभा, भारतीय युवा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। उर्दू अखबार के संस्थापक, दैनिक पत्रिका तजीम और स्वराज आश्रम, अमृतसर, 1921। पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया। 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। गांधी की पुस्तकें: माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 से 1931। वह एक पत्रकार और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। 1923 कांग्रेस के अध्यक्ष। पत्रिका कॉमरेड 1911 में कलकत्ता से अंग्रेजी साप्ताहिक और हमदर्द उर्दू दैनिक 1912 में दिल्ली। 1919 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी और मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं को साथ लाने की पहल की। उन्होंने लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन भाग लिया। मोहम्मद अली जौहर अलीगढ़ आंदोलन का एक चेहरा थे। 1920 उन्होंने मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू और डॉ अंसारी के साथ मिलकर स्वतंत्र शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। हसरत मोहानी 1875 से 1951। मोहानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह एक प्रख्यात उर्दू कवि थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य।
उन्होंने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 1921 में गांधी के विरोध के बावजूद अहमदाबाद कांग्रेस सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1921 इसके अलावा अहमदाबाद में मुस्लिम लीग सत्र की अध्यक्षता की और पूर्ण स्वतंत्रता, आजादी-ए-कामिल की मांग की। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य बने जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया।